व्हाट्सअप क्लास 11 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7 को, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। हमने वहां पे पढ़ा था कि जनरली एक बिजनेस कहां से फाइनेंस को अरेंज करती है। तो हम लोग उसमें ऑनर्स फंड पढ़े थे। अब ऑनर्स फंड के बाद एक बोरोड फंड, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, उसमें हमारा था एक ऑनर्स फंड और एक था बोरोड फंड। ऑनर्स फंड में क्या था कि जब कोई भी ऑनर्स का खुद का फंड कंपनी में लगेगा, खुद का फंड वहां पे क्रिएट किया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑनर्स फंड। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कोई भी ऑनर है और वो खुद का कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, खुद का कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, तो मैं उसे ऑनर्स फंड बोलूंगा। या वो शेयर बेच करके या रिटेन अर्निंग से जैसे भी अरेंज कर रहा है, मैं उसको ऑनर्स फंड बोलूंगा, यानी वो खुद ऑनर का कैपिटल है। बट अगर आप समझो कि किसी भी कंपनी में फाइनेंशियल नीड्स है, फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है और पूरा का पूरा फंड जो है वो ऑनर्स से जनरेट नहीं हो पा रहा है, ऑनर फंड से जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि आप वहां से फंड को जनरेट कर सकते हो। अगर ऑनर खुद का कैपिटल लगाने में एबल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं बोरोड कर सकता है, लोन ले सकता है। तो जब भी कोई भी ऑनर अपना खुद का कैपिटल नहीं लगा सकता और वो कहीं बाहर से उस कैपिटल को अरेंज कर रहा है, लोन लेकर के अरेंज कर रहा है, बोरोड करके अरेंज कर रहा है, तो उन सारे एलिमेंट ऑफ कैपिटल को ही मैं बोलूंगा बोरोड फंड। तो आज जो हमने टॉपिक्स कवर करना है आज के वीडियो में वो है बोरोड फंड। आज बोरोड फंड के सारे टॉपिक्स को मैं कवर कर लूंगा। एक वीडियो इस चैप्टर्स का और आएगा कल, और ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले बोरोड फंड क्या होता है। बोरोड फंड का मतलब होता है कि एक कंपनी जो भी पैसा अरेंज कर रही है बाहर से, किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी बैंक से लोन लेकर के, किसी से बोरो करके, उसको मैं बोलता हूं बोरोड फंड। क्या बोल रहा है? इट रेफर्स टू फंड रेजेस थ्रू द लोन्स और बोरो, यानी जो भी फंड लोन और बोरो के थ्रू रेज किया जा रहा है उसे मैं बोलता हूं बोरोड फंड। बोरो के थ्रू रेज करने का मतलब किसी बैंक से लोन लेना, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, किसी अदर पर्सन से लोन लेना, यानी सारा पैसा लोन लेकर के अरेंज किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द बोरोड फंड। अब उसके बाद बोरोड फंड में कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे जहां से कंपनी पैसा अरेंज कर सकती है। तो देखो, इसमें सबसे पहला एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है डिवेंचर। 5 ऐसे एग्जांपल लिखे हमने यहाँ पे, इन पांचों को समझना है, ये सब का सब बोरोड फंड के अंडर में आ जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, डिवेंचर। अब डिवेंचर क्या होता है कि जनरली जब कोई भी कंपनी फंड रेज करती है तो वहां पे पब्लिक को एक एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी ये दिखाती है, कंपनी ये रिटन डॉक्यूमेंट्स देती है कि भाई मैं आपसे पैसा ले रहा हूं और मैं आपको इतने टाइम के बाद वो पैसा रिफंड भी कर दूंगा, रिटर्न भी कर दूंगा विद इंटरेस्ट। तो उस एक्नॉलेजमेंट को ही मैं क्या बोलूंगा, डिवेंचर। अब समझो यहाँ पे डिवेंचर क्या है। इट इज डिफाइंड एज एन एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट्स के रूप में डिफाइन किया जाता है that the company has borrow a certain amount of money, जिसमें कंपनी एक बोरो करती है। किसका बोरो करती है? सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को which it promise, जिसमें कंपनी प्रॉमिस भी करती है। क्या प्रॉमिस करती है? टू रीपे एट ए फ्यूचर डेट, कि ये पैसा मैं एक फ्यूचर डेट पे रीपे भी कर दूंगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डिवेंचर। यानी इट इज डिफाइंड एज द एक्नॉलेजमेंट that the company has borrowed, जिसमें कंपनी बोरो करती है a certain amount of money, एक certain amount of money को which it repay, और कंपनी प्रॉमिस भी करती है कि जो भी पैसा कंपनी आपसे ले रही है वो आपको रिफंड भी करेगी। यानी कि ये पूरा का पूरा पैसा 100% सिक्योर्ड है, किसी ना किसी एसेट पर सिक्योर्ड है, इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं डूबने वाला है, कंपनी आपका पैसा लेके भागने वाली भी नहीं है, आपका पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर कंपनी इन फ्यूचर रिफंड नहीं कर पाती है तो जिस एसेट्स को सिक्योर्ड करके वो डिवेंचर इशू किया गया था, आप उस एसेट्स को सेल करके अपना पैसा रियलाइज करवा सकते हैं। तो ये होता है हमारा डिवेंचर। अब देखो, इसमें क्या है, ये शेयर कैपिटल से बिल्कुल अलग है। ऑनर्स फंड में हमने शेयर कैपिटल इशू करा था। शेयर कैपिटल में क्या था कि वहां पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स था, रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग था, कि अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ तो डिविडेंड बहुत ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम हुआ तो डिविडेंड कम मिलेगा, इवन प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। बट डिवेंचर क्या बोलता है, इट कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। कंपनी का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ना हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, प्रॉफिट कम हो, आपको एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरेस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद डिवेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स फॉर द कंपनी। देखो, शेयर होल्डर्स क्या थे, कंपनी के ऑनर थे। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी का शेयर खरीद रहा हूं तो मैं उस कंपनी का ऑनर बन रहा हूं, बट
अगर कोई भी पर्सन कंपनी का डिवेंचर खरीदता है तो वो डिवेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स हो जाते हैं कंपनी के, यानी कंपनी के क्रेडिटर्स के फॉर्म में वो ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद द कैपिटल रेज थ्रू डिवेंचर इज नोन एज द डेब्ट कैपिटल। देखो यहाँ पे क्या आपने शेयर से जो कैपिटल रेज किया था उसको मैं बोल रहा था शेयर कैपिटल, बट जो कैपिटल डिवेंचर से रेज किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड द डेब्ट कैपिटल। तो ये था डिवेंचर। अब आप बुक में जाओ, इसके बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे मेरिट्स डिमेरिट्स होंगे, आप वहां से पढ़ लेना। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी डिवेंचर्स के अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करने का काम करती है, कंपनी को बोरोड प्रोवाइड करने का काम करती है। अब क्या होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हैं जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं किसी भी कंपनी को लोन प्रोवाइड करने का काम, बोरोड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्या बोल रहा है? देयर आर सो मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक एलआईसी का मतलब है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, आईडीबीआई, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सब मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ये सेंट्रल लेवल पे भी होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसका बोल रहा है एडी प्रोवाइडेड फॉर मीडियम एज वेल एज लॉन्ग टर्म, ये मीडियम टर्म के लिए भी प्रोवाइड करती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी प्रोवाइड करती है। अब मीडियम टर्म कितने दिनों का होता है, लॉन्ग टर्म कितने दिनों का था, वो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, आप जाकर के वहां पे एक बार चेक कर लो। उसके बाद इट इज आल्सो नोन एज अ डेवलपमेंट बैंक, इसे डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं रूरल एरिया में भी लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, इवन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी फंड प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है, तो कहीं ना कहीं उनको डेवलपमेंट करने का ही तो काम कर रही है। रूरल एरिया में लोन प्रोवाइड करके डेवलपमेंट ही तो कर रही है, तो इसलिए इसको हम किस बैंक के नाम से जानते हैं? डेवलपमेंट बैंक। अब उसके बाद ये बैंक है कॉमर्शियल बैंक, ये भी कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो कहीं है, डिवेंचर से तो फंड जनरेट हो ही रहा है, कॉमर्शियल बैंक है ये भी कहीं ना कहीं लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। यानी एक कंपनी कैपिटल जनरेट करने के लिए कॉमर्शियल बैंक से भी पैसा ले सकती है, कॉमर्शियल बैंक से भी हेल्प ले सकती है। क्या बोल रहे हैं? कॉमर्शियल बैंक आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्शियल बैंक भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फॉर मीडियम एज वेल एज शॉर्ट टर्म पीरियड, अब ये लोग कॉमर्शियल बैंक फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वो दोनों ही टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए भी एज वेल एज शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं चलता? लॉन्ग टर्म भी चलता है, बट कोई भी बैंक यहाँ पे मेनली मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करती है। मीडियम मतलब लॉन्ग टर्म में भी चलता है बट कोई लिखा नहीं, तो यहाँ पे जनरली शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ही चलता है। उसके बाद द लोन इज सेक्शन ऑन सिक्योरिटी ऑफ एनी एसेट्स। देखो यहाँ पे क्या है कि जो भी कॉमर्शियल बैंक लोन आपको सेक्शन करेगी, लोन देगी, वो किसी न किसी एसेट के सिक्योरिटी पे देगी, एसेट्स को सिक्योर करके देगी। देखो होता क्या है कि यहाँ पे पैसे का मामला है, आप बैंक के पास लोन ले जाते हो तो बैंक ऐसे नहीं बोलता है कि हाँ भैया लोन चाहिए 10 लाख रुपए, आओ 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 लेके जाओ, तुम भी लो तुम भी लो तुम भी लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बैंक जनरली क्या करती है, आप जब लोन लेने जाएंगे तो वो आपसे अच्छे से बात करेगी, अच्छे से बिहेव करेगी, इवन आपको चाय नाश्ता भी देगी। बट जब पैसे का बात आएगा कि भाई हमको लोन चाहिए, तो वहां पे बोलेगा बैंक की भाई पहले आप सिक्योरिटी लेकर के आओ, यहाँ पे कोई फ्रेंडशिप नहीं चलने वाला, यहाँ पे पैसे का मामला है, मुझे तो सिक्योरिटी चाहिए, तुम सिक्योरिटी लाओ, पैसा लेके जाओ। तो कोई भी लोन यहाँ पे सेक्शन किया जाएगा कॉमर्शियल बैंक की तरफ से, तो वो किसी न किसी एसेट के सिक्योरिटी पे ही किया जाएगा। अब किस तरह का लोन कॉमर्शियल बैंक सेक्शन करता है? तो कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट क्या होता है ये हमने पढ़ा, डिस्काउंटिंग रेट्स ऑफ एक्सचेंज एरिया में पढ़ा, बैंक ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में, ये सब लोन जो है वो बैंक सेक्शन करता है, कॉमर्शियल बैंक सेक्शन करता है। तो ये हो गया कॉमर्शियल बैंक। अब उसके बाद क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के पास लोन लेने का केवल यही सब ऑप्शन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉमर्शियल बैंक? नहीं, एक पब्लिक से भी वो डायरेक्टली जाकर के लोन ले सकता है। कॉमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाने का कोई जरूरत नहीं है, जनरली एक कंपनी सीधा पब्लिक के पास जाकर के भी लोन ले सकता है। तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई भी कंपनी सीधा पब्लिक से लोन लेती है, फंड पब्लिक के थ्रू जनरेट करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। क्या होता है? It refers to deposit raised by organization directly from the public, यानी एक ऐसा डिपॉजिट जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली पब्लिक से जाकर के रेज करती है, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। अब देखो होता क्या है
कि पब्लिक डिपॉजिट जब होता है तो फिर दोनों ही का फायदा है, ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा है एज वेल एज पब्लिक को भी फायदा है। अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है कि अगर ये बैंक से लोन लेने जाएंगे तो इनको ज्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा, खर्चा ज्यादा आएगा, बट अगर ये पब्लिक से लोन लेते हैं तो खर्चा कम आएगा। पब्लिक का क्या फायदा है कि अगर ये पैसा अपना बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, बट पब्लिक डिपॉजिट में इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। तो फायदा दोनों का है। क्या बोल रहा है, इट ऑफर्स हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू द बैंक डिपॉजिट। ये पब्लिक डिपॉजिट जो है किसी भी पब्लिक को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं एज कंपेयर टू द बैंक डिपॉजिट, यानी जितना पैसा आपको बैंक में रखने से मिलेगा उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट आपको पब्लिक डिपॉजिट से मिलेगा। उसके बाद इट इज फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म। ये पब्लिक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है एज वेल एज मीडियम टर्म के लिए होता है, दोनों के लिए होता है। अब यहाँ पे क्या कुछ फॉर्मेलिटीज भी पूरा करने होते हैं पब्लिक डिपॉजिट में पैसा जमा करने के लिए, किसी भी पर्सन को, किसी भी पब्लिक को बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं। तो फॉर्मेलिटीज के रूप में क्या करना होता है कि जनरली आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भर करके देना होता है, फिलअप करके देना होता है। ये एक बेसिक सा फॉर्मेलिटी है और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप जनरली पब्लिक डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद टू फिल अप द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एक्सप्रेसाइज फॉर्म आपको फिल अप करके देना है पब्लिक डिपॉजिट करने के पर्पस से। इट बेनिफिटेड टू बोथ फर्म एज वेल एज इन्वेस्टर। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, फर्म के लिए भी क्योंकि फर्म को कम खर्चा में लोन मिल जा रहा है, और दूसरा इन्वेस्टर्स के लिए भी क्योंकि इन्वेस्टर्स को बैंक रेट से ज्यादा इंटरेस्ट इस पे मिल रहा है। तो ये दोनों ही के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। उसके बाद मैं बात करूं ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, तो देखो यहाँ पे पहले ट्रेड क्रेडिट क्या है कि जब भी मैं गुड्स परचेज करता हूं तो मैं वहां पे पेमेंट करता हूं, बट अगर बिना पेमेंट किए हुए मैं गुड्स परचेज कर लेना हूं कि मैं सप्लायर को बोल रहा हूं कि भैया तुम गुड्स दे दो, मैं उस गुड्स को सेल करके तुम्हें पैसा दे दूंगा, तो अगर वो गुड्स मुझे दे देता है बिना पेमेंट लिए हुए और मुझे सेल करने के बाद पैसा देना है तो मैं उसको बोलता हूं ट्रेड क्रेडिट। क्या बोल रहा है, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स विदाउट इमीडिएट पेमेंट, यानी बिना किसी पेमेंट के अगर आप गुड्स परचेज कर ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड द ट्रेड क्रेडिट। उसके बाद इट इज द क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय वन फर्म टू अनदर। ये एक ऐसा क्रेडिट है जो एक फर्म भी दूसरे फर्म को प्रोवाइड करता है, क्योंकि गुड्स का जब सेल होता है तो एक फर्म भी दूसरे फर्म को गुड्स सेल करता है। इंडिविजुअल पर्सन तो कर ही रहे हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन से एक जो फर्म है वो इंडिविजुअल पर्सन को भी गुड्स बेचता है, इवन अनदर फर्म को भी गुड्स बेचता है। तो ये क्रेडिट जो है वो एक फर्म दूसरे फर्म को भी प्रोवाइड करेगी। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होता है कि इट्स वॉल्यूम, अब ये डिपेंड करता है ट्रेड क्रेडिट हमारे वॉल्यूम पे, हमारे टाइम पीरियड पे कि हमने कितने क्वांटिटी में गुड्स खरीदा है और कितने टाइम पीरियड में उसका पैसा लौटाना है। तो इट्स वॉल्यूम एंड पीरियड वेरीज डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स। ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं और ये अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग वेरीज कर सकते हैं। लाइक रेपुटेशन, कि आपका रेपुटेशन क्या है, रेपुटेशन सही है तो ट्रेड क्रेडिट आपको मिलेगा, रेपुटेशन ही सही नहीं है ट्रेड क्रेडिट कहां से मिलेगा। पास्ट पेमेंट की, आपने जो पास्ट में गुड्स खरीदा था उसका पेमेंट आपने कितने दिनों में करा, तो पास्ट पेमेंट के बेस पे भी अगर आपने जल्दी पेमेंट कर दिया तो फिर से आपको ट्रेड क्रेडिट मिलेगा, बट आपने पेमेंट ही नहीं करा पास्ट पेमेंट तो फिर आपको ट्रेड क्रेडिट कहां से मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद वॉल्यूम के आपने कितने क्वांटिटी में गुड्स खरीदा है उसके वॉल्यूम के बेस पे भी कहीं ना कहीं ट्रेड क्रेडिट मिलता है। तो ये सारे एग्जांपल्स थे बोरोड फंड के। आई होप कि ये सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर है, यानी इन सारे जगह से एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बोरोड कर सकती है, लोन ले सकती है और वो कैपिटल जनरेट कर सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनर्स फंड भी हमने पढ़ा पिछले वीडियो में और आज हमने कंप्लीट किया बोरोड फंड। अब एक वीडियो और इसका आएगा और जो भी टॉपिक इसमें बच गया वो वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूंगा और ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में ही खत्म हो जाएगा। तो आप इसका नोट्स बनाओ और उसके बाद आप एनसीईआरटी का भी लैंग्वेज पढ़ते रहो। मैं बार बार बोलता हूँ एनसीईआरटी का लैंग्वेज बिल्कुल पढ़ना, वहां से सारे डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं। अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं होते आप कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करो, यहाँ से आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।